देखो, तो हम यही बातें कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें चाहिए। कोट्स चाहिए, इंट्रो बनानी है, कंक्लूजन देना पड़ेगा, हिस्ट्री से जोड़ो, फैक्ट्स डालो, नॉन फिक्शन चीजें पढ़ोगे फायदा होगा, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पैराग्राफ में लिखो, जीएस से कनेक्ट करो। ठीक है, तो ओवरऑल जो एग्जामिनर है, जैसे हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें लिखी होती है, ठीक है, वो क्या क्या चीजें हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनको देखते हैं। पेपर क्या कहता है, कौन सा पेपर है ये? पेपर 3। ठीक है जी। कितने मार्क्स का आता है इससे, है ना? जैसे हिमाचल में 100 का आ जाएगा। यूपीएससी कोई भी एग्जामिनेशन है, ऐसे तो लिखना पड़ेगा। मतलब ये ऐसी चीज नहीं है जिससे हम बच के भाग जाएंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पेपर को क्यों बनाया गया है। सिलेबस में हमारे ये बात लिखी गई है कि द पेपर इज डिजाइन टू टेस्ट कैंडिडेट्स। किन चीजों को कैंडिडेट के टेस्ट करना चाहते हैं? नॉलेज और अवेयरनेस। पहली बात तो कि आपको ज्ञान होना चाहिए उस सब्जेक्ट का। ठीक है, और उसके बाद इन जनरल उसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। तो हम ये नहीं चाह रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है, अगर जीएस की बात कर रहे हैं, है ना, एक जगह पर या तो इकोनॉमिक्स पूछ रहे हैं, या पॉलिटिक्स पूछ रहे हैं, या हिस्ट्री पूछ रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की क्या आपको नॉलेज है या नहीं, आप एक अंडरस्टैंडिंग रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे हो, इन चीजों पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि एग्जैक्ट कि एक वैरायटी ऑफ टॉपिक्स जो है, क्या उस पर इंडिविजुअल बात कर पा रहा है। हम क्या बात कर रहे हैं कि एक वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, जब बड़ा टॉपिक, जब आप एक बड़ा सब्जेक्ट लिख रहे हो, जब आप ऐसे लिख रहे हो, तो बहुत से एस्पेक्ट्स है जो आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, टॉपिक्स बहुत, आपको उसमें हिस्ट्री भी डालनी पड़ेगी, ज्योग्राफी भी डालनी पड़ेगी, पॉलिटी भी डालनी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स भी डालनी पड़ेगी, और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, आप चीजों को देखते कैसे हो, आपका वर्ल्ड व्यू कैसा है, ये चीजें आपकी हमको समझ आती है ऐसे के अंदर। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों से आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज भी समझ आ रही है। आपकी वो एक तो ना कि कितना इस इंसान को ज्ञान है, करंट अफेयर्स कितना पता है, सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है, और फिर उसके बाद क्या ये उसको कनेक्ट भी कर पाता है। ठीक है ना, समझ कितनी है। एक तो होता है हमने रट लिया, ठीक है, हिस्ट्री क्या कहती है, ज्योग्राफी क्या कहती है, और इन्हें कौन से पहाड़ कहाँ है, लेकिन उन पहाड़ों को, मतलब उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ज्योग्राफी अगर हम समझने की कोशिश करें कि यहाँ होने से उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, तो वो बातें, तो वो जो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट है, क्या उसके इंसान को अवेयरनेस है या नहीं, इस चीज को चेक करने की कोशिश करें, और क्या वो कनेक्ट करता है कि नहीं। एक लाइन में कहें तो आप क्या एक थिंकिंग ह्यूमन बीइंग है या नहीं। नहीं तो ऐसा हो गया ना कि आप तो फिर मशीन हो गए। मशीन में और हम में क्या फर्क है, हम सोच सकते हैं, एक बेसिक डाटा को लेके हम उससे नई चीज बना सकते हैं, जो क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट है, क्या वो उस इंसान के अंदर है या नहीं, सोचता भी है कि नहीं। तो ये चीज टेस्ट की जा रही है, ये पेपर डिजाइन ही इसलिए किया गया, और ये खुद कह रहे हैं सिलेबस के अंदर कि देखो ये चीज हम चेक करेंगे। फिर क्या कहते हैं, देयर एबिलिटी टू कंपोज अ सस्टेन्ड पीस ऑफ राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ एन एसे। तो ये आपकी एबिलिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक सस्टेन्ड पीस ऑफ राइटिंग आप लिख पा रहे हो या नहीं। ठीक है, क्या समझते हैं हम इससे, ये सस्टेन्ड पीस ऑफ राइटिंग क्या है। ठीक है, सस्टेन्ड पीस ऑफ राइटिंग, बस जब आप कुछ लिख रहे हो, ऐसा होता है ना कि जब आप शुरू में स्टार्ट करोगे ऐसे कुछ लिखना, तो इनिशियली कुछ कुछ एस्पेक्ट्स जैसे होते हैं ना कि आप, तो इन जनरल ये समझने की कोशिश है कि क्या ये इंसान ना कॉन्टिन्यूटी से उस टॉपिक पे लिख पा रहा है या नहीं। नहीं तो क्या होता है, नॉर्मली जब हम कुछ लिखने लगते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में लिख रहे होंगे, इंसान भटक जाता है। जो रेलेवेंस होती है ना, जो भी आपने लिखा, इज इट रेलेवेंट टू द टॉपिक और नॉट। ऐसा नहीं होता, कई बार लोग बोलते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, कई लोगों को बोलने का बड़ा शौक होता है ना, ज्यादा बोलता है ये तो। ठीक है, बट क्या वो रेलेवेंट बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। ज्यादा बोलने में उनको दिक्कत का फील होती है, जब वो इंसान रेलेवेंट ही नहीं बोल रहा है। ठीक है, कई लोग ऐसे नहीं था, आप बात कर रहे होते हो, उनसे बात कर अचानक से, यार ये क्या था,
है ना। उनको मजा नहीं आता, कई बार तो मजे भी लेते हैं लोग ऐसे कि आप किसी से बात करो अचानक से उसको बोल दो अच्छा यार ये मोदी क्या कर रहा है, ओ मोदी, फिर वो शुरू हो जाएगा 15 मिनट, फिर अचानक से आप करोगे अच्छा अच्छा। ये खासकर से जो बुजुर्ग को नहीं कई बार पकड़ के बिठा देते हैं और हम मजे ले रहे होते हैं कि अच्छा ये, फिर उसके बाद दोबारा से एक दूसरी डायरेक्शन में उनको ले जाएंगे, फिर तीसरी डायरेक्शन में ले जाएंगे, ठीक है। क्यों हम परेशान हो रहे हैं? क्योंकि वो जो इंसान बोल रहा है वो रिलेवेंट नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। एक टॉपिक पे जिस पे अगर बात हो रही है, अगर हम उसी पे रहें, तो यहाँ क्या बात हो रही है, एक सस्टेन्ड पीस है या नहीं है। मतलब जो बात आपने पहले करी, अगली बात उससे जुड़ रही है या नहीं, ठीक है ना। और उसमें कॉन्टिन्यूटी है या नहीं पढ़ने के लिए। तो जब आप गाड़ी में जा रहे होते हो, ठीक है, अगर हम पीछे बैठे हैं और एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, कौन बढ़िया ड्राइवर होता है? पता ही ना लगे पीछे गाड़ी चल रही है, मतलब पता ना लगेगा, मतलब क्या है, ऐसे चार से बीच में झटका, फिर उसके दोबारा से कोई एक्सीलरेट करा था, पीछे वो हो गए, है ना, फिर उसके दोबारा से ब्रेक मारा तो अचानक से आगे हो गए, तो कितना दुख होता है। मोड़ों पे ऐसे एक कोने को जा रहे हैं, दूसरे कोने को जा रहे हैं, क्या है ये, नहीं मजा आता, ठीक है। तो गाड़ी सस्टेन्ड नहीं है। वैसे ही जब एक राइटिंग है ना, अचानक से आप बात करने लगे, एक डायरेक्शन में चल पड़े, ठीक है, और एक अंडरस्टैंडिंग उससे नहीं आ रही है। जब हम कोई बात कर रहे हैं, जैसे कि एक थीम से दूसरे थीम में स्विच कर रहे हैं, मान लो आप हिस्ट्री की बात कर रहे थे, उस हिस्ट्री से आप ज्योग्राफी में क्यों शिफ्ट करें, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। आप एक पॉइंट बता रहे थे, उससे दूसरे पॉइंट में आप कैसे एंटर किए, ये जो क्लैरिटी आपने प्रेजेंट करनी है, इसको समझते हैं हम सस्टेन्ड पीस ऑफ राइटिंग के अंदर। जैसे पहली बात लिखी, वो दूसरी बात के बाद वो दूसरी बात क्यों लिखी, और वो क्योंकि हमारे दिमाग में ओवरऑल थीम होना चाहिए ना, हम कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश कर रहे हो और एक कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। आपने एक टॉपिक को पिक किया, फिर उस टॉपिक के बारे में आपने कुछ बातें बताई, इंट्रोडक्शन दी, फिर बॉडी बनाई, और फाइनली आपने कुछ कंक्लूजन दिया। इससे आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट आ रही है ना, ये दिख रहा है कि इंसान कुछ सोच रहा है, उसके बारे में कुछ बातें बता रहे हैं और फिर फाइनली किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहा है। ये चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इशू कहाँ आता है, अगर इस चीज को समझो कि इसको कैसे लाया जा सकता है। जब आप शुरू कर रहे हो, सोच के शुरू करो कि मैंने क्या इसमें लिखना है और एंड कहाँ करना है। अगर हम बिना इस चीज को सोचे लिखना शुरू करते हैं तो क्या होता है, अचानक से एक चीज आ रही है दिमाग, जैसे आंसर्स में क्या इशू होता है, आप लिख रहे हो, शुरू में कुछ लिख रहे होते हैं, अचानक से ओह ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में आ गया, ठीक है ना। अगर ऐसा इशू आ रहा है तो इसका मतलब क्या था, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं, आप एक सस्टेन्ड पीस नहीं लिख पा रहे। तो सिंपल है, पहले से थोड़ा प्लान करो, है ना। और दूसरा तो एक चीज ये दिखनी चाहिए, क्योंकि जब आप ओवरऑल ऐसे पढ़ते हो, है ना, कि उसमें प्लानिंग थी, ये कुछ बताना चाह रहा था, ये चीज दिखनी थी। दूसरी बात, जब आप एक थीम से दूसरे थीम में शिफ्ट करते हो, वो चीज भी दिखनी चाहिए कि ये कनेक्टिविटी कैसे है। पहले एक बात क्यों, पहले हिस्ट्री करी, उसके बाद दूसरी बात पे ये क्यों आया, वो कनेक्ट करनी है दोनों चीजें। तो कनेक्टिंग लाइंस होनी जरूरी है, और वही नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने शुरू में बात कर रहा था कि कभी एक्सिलरेट कर रहे, कभी बिल्कुल ब्रेक कर रहे, समझ ही नहीं आ रहा जंप कहाँ से लगी दूसरे में, कि भाई पहले तो लेन है, पहले शिमला जा रहा था, अचानक से चंडीगढ़ चल पड़ा, कौन सी लेन में जा रहा है, यही समझना आएगा। वो चीज नहीं होती थी, ठीक है। तो इसको हम सस्टेन्ड पीस ऑफ राइटिंग के अंदर कंसिडर करते हैं। और देखो एग्जामिनर खुद कह रहा है, सिलेबस में ये बात करते हैं कि सस्टेन्ड पीस ऑफ राइटिंग होनी जरूरी है। फिर इसमें क्या था, अवेयरनेस ऑफ चोजन सब्जेक्ट्स इन बीएससी, क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये भी एक प्रश्न है कि आपको कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए एक सब्जेक्ट के बारे में। देखो जो पेपर सिंपल है, ये सब काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ये बात है, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो हम सोचते हैं क्या हम उनको शब्दों में एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं, अपने डाइवर्सिफाइड नॉलेज को लोगों के सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं। बट एक प्रश्न है, क्यों कर रहे हैं, नंबर चाहिए सिलेक्ट होना, ठीक है जी। तो अगर हमको नंबर चाहिए तो हमने औरों से भी बेटर लिखना है। तो प्रश्न ये आता है कि कितनी अवेयरनेस चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, कितना मेरे को ज्ञान होना चाहिए। एक बात बताओ, जो तुम्हारा ये पेपर चेक कर रहा होगा वो ज्ञानी इंसान, ठीक है। देखो यहाँ पे दो बातें करी ना हमने, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट और दूसरा, और ये हमारे सिलेबस में लिखा होता है। तो यहाँ जो ज्ञानी इंसान हमारा पेपर चेक कर रहा है वो कौन होगा, क्या वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा या वो इंग्लिश का टीचर होगा। पॉसिबिलिटी ज्यादा क्या है, अंग्रेजी का टीचर होगा, ठीक है। कुछ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को देना थोड़ा ऐसा हो जाता है ना, तो जनरली वो जो पढ़ रहा है वो एक जर्नलिस्ट है,
ठीक है, तो क्या हम ये चाह रहे हैं? ऑब्वियसली अगर आप एक साइंटिफिक टॉपिक उठाओ, देखो जो पेपर चेक कर इसका मतलब ये नहीं है इसको ज्ञान नहीं है, बस हम इतना कहना चाह रहे हैं कि उसको थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में पता है, न्यूज़पेपर रोज पढ़ता है, थोड़ी सी क्लैरिटी उसको है चीजों के बारे में। तो अगर आप एक टॉपिक लिख रहे हो, क्या हमको एकदम एक्सपर्टीज में जाके, है ना, क्या ये रिसर्च पेपर है? नहीं, एक ये जनरलिस्ट ऐसे है, एक जनरल ऐसे लिखना है। तो बहुत देखो बेसिक टर्मिनोलॉजीज तो यूज करनी है, ठीक है, बट कितने डेप्थ में जाना है? अगर आप कोई एक शब्द ऐसा यूज करो जो बड़ा ही क्रिटिकल है, बड़ा ही ऐसा होता है ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो हमको वो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा हमें। और हम ये भी एक्सपेक्ट करें बहुत ज्यादा डेप्थ में चीजों में नहीं जाना है, बट एक ओवरऑल कनेक्टिविटी दिखानी है कि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी है। तो भाई एक ना आम आदमी से जितना एक्सपर्ट एक्सपेक्ट किया जाता है। और दूसरी बात, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, एक ऑप्शनल पढ़ लिया होगा आपने, और आपने जीएस के देखो 3 पेपर्स है, चौथा एथिक्स भी होता है। तो जो बेसिक देखो ना, ऊपर ऊपर से हमको नॉलेज चाहिए, बट एक चीज है वास्ट, एक कनेक्टिविटी जरूरी है, ठीक है, ज्यादा थीम्स जो हम कवर करें वो जरूरी है इसके अंदर, ठीक है, तभी बहुत ज्यादा टेक्निकल होने का मतलब इतना जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप एकदम उठा ही टेक्निकल ऐसे रहे हो, बिल्कुल ही किसी साइंस की स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गया जो जनरली नहीं होता है, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक चीज पे ऐसा नहीं होगा कि भाई कुडानकुलम का जो रिसर्च रिएक्टर है उसके बारे में लिखो, ठीक है। जनरली जो एसेज होंगे उसमें एक सोसाइटी का भी पुट होगा, एक इकोनॉमी का भी पुट होगा, करंट में कैसे कनेक्ट हो रहा है, हमारी पॉलिटी के साथ वो कनेक्ट कैसे करता है। तो ओवरऑल सारे एस्पेक्ट्स को जोड़ते हुए हमने देखना है, तो थोड़ा थोड़ा हमको सब चीजों की नॉलेज चाहिए। और इसमें देखो ना, जो हम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं इन सब में कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, ऐसे में कि आप एक दूसरे को कैसे कोहेरेंस के साथ एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हो, वो ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड हर चीज को हमने रखना है, ठीक है? तो देखो कंटेंट्स, इसमें खुद जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस के अंदर ये चीज कही जाती है कि क्या क्या चीजें आपके कंटेंट में एक्सपेक्ट की जा रही, जब इंडिविजुअल्स को दिया जाएगा सिलेबस, तो ये कहते हैं कि आपको एक फेयर चॉइस दी जाएगी इन द टॉपिक्स। तो कौन कौन से टॉपिक्स है, वो ये कि कंटेंट में हमको पढ़ना क्या क्या है, किन किन चीजें हैं जिनसे ये पूछ सकते हैं, खुद सिलेबस में लिखा हुआ है कि फेयर चॉइस दी जाएगी आपको किन चीजों में। एक तो करंट अफेयर्स है, आजकल जो चल रहा है, कोई भी इंपॉर्टेंट थीम है सोसाइटी में क्या हो रहा है, तो पहले करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज, हमारी जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी में जो बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, अब जैसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन हो रहे हैं, ठीक है, गुड़िया वाला इशू हुआ, तो हाँ अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो उस टाइम पे सोसाइटी में क्या हो रहा है और ओवरऑल हमारी पॉलिटी, ठीक है, कि जैसे लॉ मेकिंग है अभी रिसेंट, अच्छा कौन सी अमेंडमेंट है, 105वीं अमेंडमेंट है, किस चीज के लिए आई थी? स्टेट के पास वापस पावर दे दी गई कि बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट मैनेज करने की पावर होती है, ठीक है ना। तो 102 में जैसे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जब बनी थी, तो उस टाइम पर कुछ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी इंटरप्रिटेशन दी थी जिसमें ये दिख रहा था कि स्टेट के पास पावर नहीं है। तो वही कुछ ऐसा पॉलिटी में कोई चेंज आ रहा हो, कोई नई लॉ बन गई है, कोई ऐसा लॉ के से रिलेटेड कोई इशू है, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, जब प्राइवेसी न्यूज में था उस टाइम पर कितना, तो हाँ उस पर कनेक्ट हो सकता है। तो वही हम कह रहे हैं हमारी सोसाइटी में अगर कुछ चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, मान लीजिए अब जैसे एलजीबीटी के राइट्स है, पहले नहीं कंसिडर होता था, पहले क्रिमिनलाइज था ये, अब ये डीक्रिमिनलाइज हो गया है, तो अब क्या एक सोसाइटी में ये एक मेजर चेंज है। तो हाँ, वैसे पॉलिटी में कोई भी रिसेंट चेंज आ रहा है उसको इंक्लूड किया जा सकता है। तो रिसेंट अमेंडमेंट्स, नई लॉज जो भी आ रही है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन इश्यूज के बारे में आपका एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर सोशियो इकोनॉमिक इशू, तो एक पॉलिटी में जो चेंज हो रहा है उसमें सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, फिर एक इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड इश्यूज है। अब जैसे जीएसटी आया था, ठीक है, पूरे इंडिया में इंटीग्रेशन हो गई थी टैक्सेशन की, तो क्या वो इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे बैंकिंग के रिफॉर्म्स आए थे, तो उससे ओवरऑल क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो इकोनॉमिक
इश्यूज, अब बीच में एनपीए बढ़ गया था, ये पहले जैसे होता कि पंजाब नेशनल बैंक है, ये विजय माल्या वगैरह जब लोन हो रहा है, एनपीए बहुत बढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसा इशू आएगा, या एनजीओ के साथ तो एफसीआरए वाला इशू आ रहा था कि फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की बाहर से जो भी पैसा आ रहा है, तो एफसीआरए फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट, बाहर से जो पैसा आ रहा है उसको रेगुलेट करना है। तो ये क्यों? क्योंकि उससे सोसाइटी पे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे हम कह रहे थे कि एंटी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इससे हो रही है। हाँ, अगर कोई भी इकोनॉमी का ऐसा इशू हो जिससे सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पॉलिटी में चेंज है, उस पे इम्पैक्ट। फिर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री, ठीक है, कल्चरल चेंजेस कुछ हो रहे हैं, हिस्ट्री हिस्टोरिकली कुछ लंबे टाइम से चला आ रहा है, हिस्ट्री के एस्पेक्ट, इन पे भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं। और कुछ रिफ्लेक्टिव टॉपिक्स, जैसे आजकल ये बातें हो रही है कि ऐसे में क्या कहते हैं, धीरे धीरे बदलाव ला रहे हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स मोर रिफ्लेक्टिव टॉपिक्स। रिफ्लेक्टिव का क्या मतलब होता है, या आपको बोलो है कि एथिक्स से रिलेटेड कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे, कोई कोट दे दिया, इस कोट को एक्सप्लेन करो, इनोवेशन उस पर एक्सप्लेनेशन दो। तो कोई भी ऐसा टॉपिक जो थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं, एक होता है फैक्चुअल टॉपिक, ठीक है ना, फैक्ट, एक फैक्ट बेस्ड होगा, इसमें क्या है, जैसे साइंस, साइंस से कनेक्टेड है तो फैक्चुअल हो जाएगा। दूसरा जो हम कहते हैं थोड़ा सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव शब्द यूज होता है, ठीक है, एक सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में क्या चीजें रहेंगी, जिसमें एक आपकी इंटरप्रिटेशन है, वो भी मैटर करती है, आपको कैसा लगता है, ठीक है, ये एस्पेक्ट। तो इसमें क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्टिव टॉपिक्स विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स, टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज इश्यूज एंड देयर फ्लेयर ऑफ एक्सप्रेशन, कि उनका वो एक्सप्रेस कैसे कर पा रहे हैं, उस फ्लेयर को चेक करना चाह रहे हैं, फ्लेयर ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इन इंग्लिश और इन हिंदी लैंग्वेज। देखो, क्या लैंग्वेज एक बैरियर है? लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, बस ये देखना चाह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल है क्या इन रिफ्लेक्टिव टॉपिक्स पे, है ना, क्या, क्योंकि देखो जो फैक्चुअली भी आ रहा होगा, जैसे ये इन टॉपिक्स पे भी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, उसमें भी एक ऐसा एस्पेक्ट पूछा जाएगा जो ऐसा होता है कि जिसपे सोच के लिखना पड़ेगा। जैसे विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वो भी किसी स्पेसिफिक थीम, किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि इन जनरल बस। अगर आप देखो ओवर द पीरियड टॉपिक्स कैसे आ रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिविजुअल उसके अंदर आपको कुछ सोच के एक नए थीम्स, नए आइडियाज उसके अंदर ला के सोचना पड़ेगा। और आपका एक फ्लेयर ऑफ राइटिंग, आप कैसे लिखो, एक आपकी इंडिविजुअलिटी, एक आपका लिखने का तरीका, ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अच्छा हो। और टॉपिक्स कैसे हो सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव, दोनों और सब्जेक्टिव, दोनों तरीके के। धीरे धीरे ओवर द पीरियड कोशिश ये की जा रही है, अब ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि आपको थोड़े सब्जेक्टिविटी में ज्यादा जाए। जैसे पहले क्या होता था, इवन यूपीएससी में जो पहले दो पार्ट्स होते हैं, पहले पार्ट में जो टॉपिक होंगे वो थोड़े ऑब्जेक्टिव होते थे, फैक्चुअल होते थे, सेकंड पार्ट में सब्जेक्टिव होते थे। तो सब्जेक्टिव लिखना थोड़ा सा ऐसा होता है कि सोच के लिखना पड़ेगा, वहीं बना के लिखना पड़ेगा, पहले से उसका आंसर नहीं तैयार है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब वो चाह रहे हैं कि अब देखना, हमने यूपीएससी में तो दोनों ही सब्जेक्टिव आने लग गए हैं। हिमाचल में थोड़ा ये करेगी, एक में थोड़ा ऑब्जेक्टिव डाल लेते हैं, एक में सब्जेक्टिव डाल लेते हैं, बट धीरे धीरे कोशिश ये की जा रही है कि ऐसे ज्यादा सब्जेक्टिव होने लग जाए। उससे क्या होता है कि इंसान वहां बैठ के उस टाइम लिमिट में लिख पाए, ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देखो सिलेबस में ही ये सारी बातें मेंशन्ड है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या कहता है सिलेबस, the candidates are required to attempt two essays, choosing one from section A and other from section B in 900 words each. हिमाचल में 900 वर्ड्स ना आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लिखें। और यहाँ पर क्या क्या चीजें चेक की जाएगी, इट वुड टेस्ट द फॉलोइंग। पहला, एबिलिटी टू कंपोज एंड वेल आर्ग्यूड पीस ऑफ राइटिंग। क्या शब्द यूज किया जा रहा है, वेल आर्ग्यूड, मतलब
अगर आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हो अपना आइडिया, ऐसा नहीं कि एक होता है ना कि बिना फैक्ट के लिखना, अगर आप बिना फैक्ट्स के लिखते हो तो कैसा लगता है, तो कि ऐसा आपको लगता है। एक चीज होती है कि हम जैसे कह रहे हैं एक आर्ग्यूमेंट, एक पर्सपेक्टिव, हम क्या कह रहे हैं कि जैसे IMR है ना, कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, या बच्चों की ओवरऑल हम कहें वेस्टिंग स्टंटिंग बढ़ रही है, अगर हम कोई रिपोर्ट यूज कर रहे हैं तब तो वो चीज लॉजिकल है। या इसमें आर्ग्यूमेंट क्या होगा कि जो स्टेट है हमारी बच्चों की हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं रख रही है, अगर हम ऐसा बोल देते हैं तो एक आर्ग्यूमेंट है। बट साथ में आपको फैक्ट बताना पड़ेगा ना कि ये देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये बढ़ रही है। तो वही दोनों चीजें आपको, तो जब भी आप कर रहे हैं कुछ आर्ग्यू कर रहे हैं तो उसमें एक प्रॉपर फैक्ट की बैकिंग होनी चाहिए, तो ही वो वेल आर्ग्यूड होता है। और दूसरी बात, जैसे जब हम आर्ग्यू कर रहे हैं तो जब हम बात कर रहे हैं जैसे इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है, जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें जो कॉन्टिन्यूटी की बात होती है वो आ पा रही है कि नहीं, तो आर्ग्यूमेंट आप कैसे प्रेजेंट करते हो इसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। और ये जरूरी है, जैसे ना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, पेपर वुड टेस्ट दी फॉलोइंग, वो कह रहे हैं कि देखो दो दो साइड्स है और इसमें हम ये देखेंगे बंदे को अच्छा आर्ग्यूमेंट देना आता है कि नहीं, आर्ग्यूमेंट अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा है कि नहीं, तो पहले ये चीज टेस्ट की जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं, एबिलिटी टू एक्सप्रेस कोहेरेंटली एंड सीक्वेंशियली, कि कोहेरेंटली लिख पा रहा है या नहीं, सीक्वेंशियली लिख पा रहा है या नहीं, और तीसरा सब्जेक्ट चोजन, भाई जिस पे आपने लिख रहे हो क्या वो चीज आपको क्लियर है कि नहीं, आपको टॉपिक के बारे में पता भी है कि ऐसे ही एक होता है ना कि ऊपर ऊपर से लिख रहा है, कैसे पर ये देखो वो ऊपर ऊपर से और सब्जेक्ट को सच में लिख रहा है, कैसे फर्क पता लगता है, क्या है इसका बेसिस, टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना। अगर आप वो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो, हर एक सब्जेक्ट के अपनी एक शब्दावली होती है, अगर आप वो शब्दावली यूज कर रहे हो तो लगेगा आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है, नहीं तो लगेगा गप मार रहा है, ठीक है ना। जैसे इंक्लिनेशन कितनी है पहाड़ की, या वो पहाड़ टेढ़ा कितना है, ठीक है, ऑब्वियसली अब वो अब जिस तरीके से आप है ना वो एग्जैक्ट शब्द यूज कर पा रहे हो, हम कह रहे हैं लेयर्स में, एक एक स्ट्रैटिफाइड है, सॉइल इज स्ट्रैटिफाइड इन दीज लेयर, एक बोलेगा कि है ना वो लेयर में है जी, तो वो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजीज अगर आप यूज कर रहे हो तो पता लगता है कि हाँ इस सब्जेक्ट जो चूजन है इसमें इस इंडिविजुअल को नॉलेज है। और जो हम ये बात कर रहे हैं एबिलिटी टू एक्सप्रेस कोहेरेंटली, ठीक है, तो वही ये कोहेरेंट क्या है, कोहेरेंसी, तो देखो शब्द अगर इन जनरल समझने की कोशिश करें कि क्लैरिटी, क्लैरिटी से लिख रहे हो कि नहीं, अगर पढ़ते हुए ऐसा नहीं होता एक बारी में ही पढ़ के अगर समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली जो आपने लिखा है वो कोहेरेंट नहीं है, क्योंकि एक चीज दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रही है। कोहेरेंस, ल्यूसिड, ऐसा एक छोटी सी बात बताने के लिए आपने इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया हुआ, और उसको लिखने के बाद भी वो बात समझ नहीं आ रही, ऐसा नहीं तो भाई बोलना क्या चाहते हो, तुम कई 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 देर तक ऐसे नहीं लगा बोले जा रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं हो रही है, तो वो तो ठीक है ना, कहना क्या चाहते हो, बस वो बात है कि क्या वो बात ल्यूसिड है ना, एग्जैक्ट शब्दों में लिखा हुआ, कम शब्दों में ज्यादा बात समझ है, और लॉजिकल है कि नहीं, इलॉजिकल बात कर रहे हो, ठीक है, कोई जिसका सर पैर ही ना हो, ठीक है ना, लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक में वो कार्य कारण का सिद्धांत है ना, कि कोई कारण है, कोई बेसिस है जिसके बेसिस पे ऐसा हो रहा है, क्यों, क्योंकि अगर लॉजिक होगा तो ही उसमें सोल्यूशन भी आएगा, अगर मैं लॉजिक ही नहीं दे पा रहा हूँ, रीजन नहीं दे पा रहा हूँ, तो सोल्यूशन क्या से दूंगा, पॉसिबल नहीं है ना, तो ये बात। फिर रैशनल है कि नहीं, रैशनैलिटी, एक होता है ना कि इरैशनल, अब बिना सोचे समझे, बिना किसी बेसिस के, बिना किसी ओरिजिनल फैक्ट के अगर आप बोल रहे हो, कोजेंटली, कंसिस्टेंट, कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंशन की हम उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, इंटेलिजिबल है कि नहीं, प्लेन और सिंपल है कि नहीं, देखो ये जो शब्द है ना सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात,
कि अगर आपने जाना है बेस्ट चीज क्या होती है, जो सिंपल होती है। बेस्ट ऐसे क्या है, जो एक बारी में पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी से निकले, आप उसमें गलतियां ना मिले और आराम से समझ। अगर आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो समझ ही नहीं आ रहा है तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात होगी कि हाउ टू एक्सप्रेस कोहेरेंटली। तो आपका कोहेरेंट होना चाहिए, ये सारे एस्पेक्ट्स इसके अंदर आने चाहिए। और सीक्वेंशियली, कुछ चीजें पहले कही जाती है, कुछ चीजें बाद में कही जाती है। ठीक है, अब एक इंसान के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो क्या बताते हैं शुरू में, कि नाम क्या है, ठीक है, कहाँ से, पहले एक ना कि उसका एक बेसिस बताने की कोशिश। अब जिस चीज के लिए मिल रहे हैं वो तरीके से उससे बात करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए जॉब का इंटरव्यू है, ठीक है, पहले उससे बात कर ली सारी, ये सोचता ऐसे है। हम देखो ना, पहली बार कोई मिले और आप क्या बता रहे हो, यार इसकी सोच बड़ी आप समझ रहे, सीधा ही आप अगली बात पे चले गए। और फिर बाद में आप बता रहे हो, हाँ हाँ इसका नाम ये है, और समझ रहे हो, कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है ना। एक सीक्वेंस जो आपसे इन जनरल एक्सपेक्ट की जाती है, अगर आप उसको नहीं पा, अभी भी बात है, शुरू कर दिया अचानक से बात करनी, फिर आप इंट्रोडक्शन देने लगे, सारा कंक्लूड कर दिया, तो अच्छा मैं ये बातें क्यों कर रहा था, है ना, आपने सारा लास्ट में बोल दिया कि अच्छा इसलिए हम ये सारी बातें करें, और फिर आपने एक बात शुरू कर दी इंपॉर्टेंट जैसी। जब आप डिसीजन ले चुके हो उसके बाद क्या डिस्कशन करनी है उस पर, जज किया जा रहा है। फर्दर देखो, ये खुद बता रहे हैं तो ये सारी बातें सिलेबस में लिखी है। तो पहले इन्होंने क्या बात करी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उन्होंने बात करी कि आपको क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, फिर ये भी बता रहे हैं कि हम किस चीज पे आपको इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, ये भी कहा गया है, क्या इवेल्युएशन या मार्किंग किस बेसिस पर होगी। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर द फॉलोइंग थिंग्स। तो किन किन चीजों के लिए क्रेडिट दिया जा रहा है, पहला, ऑब्जर्विंग द एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड फॉर्मेट फॉर द एसे। कुछ रूल्स दिए गए हैं, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, जो इन जनरल हम देखते हैं। जैसे इन जनरल एक्सपेक्ट किया जाता है, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है, तो आपने वो बेसिक रूल्स, ग्रामर के कुछ रूल्स, जैसे क्या है ना, ग्रामेटिकली करेक्टनेस ऑफ द एक्सप्रेशन, जब भी आप कुछ लिख रहे हो करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट होना जरूरी है। शब्द जो होते, स्पेलिंग, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके मार्क्स कटेंगे। जीएस में फिर भी थोड़ा बहुत एग्जामिनर्स बख्श देते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इस इंसान को समझ आया कि नहीं आया, वो चीज देखना। बट यहाँ क्या बात हो रही है कि सिंपली वो जो स्टैब्लिश्ड रूल्स है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहा है। और फिर ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ये इंसान जब कुछ लिख रहा है, जो इसके आइडियाज है ओरिजिनल है कि नहीं। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, सर मैंने 10 ऐसे पढ़ लिए, अब तो मैं लिख ही लूंगा। अरे भाई तुम क्या सोचते हो, वो भी तो कुछ डालो, है ना। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप ओरिजिनलिटी नहीं रखोगे ना तो कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी, अगर आप समझो। ठीक है, तो क्या इस्टेब्लिश्ड रूल्स और ऐसे क्या ऑब्जर्व किया जाता है। अगर इन जनरल हम कुछ चीजें देखें, है ना, क्या होती है कि जैसे कुछ लोग कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखते, ठीक है, अगर आंसर में हम कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं तो ओवरऑल वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाती। कई बार आंसर लिखते हुए इंसान कंप्लीट सेंटेंसेस यूज नहीं करता, ठीक है, जैसे हम नोट्स में लिख रहे हैं, नोट्स में कैसे लिखते हैं, तो वही ना कि अगर इंटेंशनल फ्रैगमेंट्स लिखे जा रहे हैं, जैसे आप राइट ऐसे लिखते हो तो ठीक है, तो ऐसे में लिखो कि हाँ ठीक है ये बात, ठीक है, नहीं फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल चीजें हैं, ऐसे में नहीं एक्सपेक्ट किया जाता। कंप्लीट सेंटेंसेस एक्सपेक्ट किए जाते हैं, आधे आधे सेंटेंसेस एक्सपेक्ट नहीं किए जाते। दूसरा, जब आप लिख रहे हो जनरली हम थर्ड पर्सन में लिखते हैं ऐसे, जैसे अब सब्जेक्ट है ऐसे का लिख रहे हैं तो पर्सनलाइज नहीं करना फर्स्ट पर्सन के साथ, जैसे मुझे क्या लगता है ऐसा, थर्ड पर्सन में हम सेकंड दूसरे इंडिविजुअल के लिए भी नहीं लिखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, एक हम उसके अलग अलग एरियाज को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे लिखने लग जाओ कैसे कि आई थिंक, है ना, आई बिलीव, इन माई ओपिनियन, जो ऐसे ऐसे पॉइंट्स जब हम डाल रहे हैं ऐसे के अंदर इनिशियली, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, एक वेल आर्ग्यूड पीस चाहिए,
जिसमें हम एक एस्पेक्ट भी कह रहे हैं, दूसरा एस्पेक्ट भी कह रहे हैं, और फिर उसके बाद एक कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि डायरेक्ट नहीं, जैसे रीडर से तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस में भी नहीं लिखते, ठीक ना, यू सी, जैसे एग्जामिनर को हम बोल रहे हैं कि एज सर यू कैन सी, योर, योर्स, योरसेल्फ, ये टर्म्स अगर हम यूज करेंगे, तो ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है कि चीजों को बैलेंस्ड रखना है, ना कि एक ज्यादा सब्जेक्टिव ओपिनियन देना। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका ओपिनियन पूछा गया या इन जनरल ना, उस सब्जेक्ट को बैलेंस करके लिखने की बात हो रही है, इस पे अंडरस्टैंडिंग लेनी। ठीक है, मैं किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें हम जितने थीम्स ला सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, जैसे मान लो उसको हमने हिस्ट्री से कनेक्ट करके एक एस्पेक्ट बता दिया, ज्योग्राफी से कनेक्ट करके एक एस्पेक्ट बता दिया, पॉलिटी से, तो जितने ज्यादा मैं थीम प्रेजेंट कर पा रहा हूँ वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना, और फिर उस पे आप पॉइंट्स दे सकते हो कि फॉर दे सकते हो, अगेंस्ट दे सकते हो, हाँ आप एक कंक्लूजन भी दे सकते हो, आप कुछ सजेशंस भी लिख सकते हो, ऐसा क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है। बट हम कहते हैं ना कि लिखते हुए जो स्पीच है, स्पीच जो हम उसकी कौन कौन से कहते हैं ना कि फैक्ट्स, जब हम बोलते हैं ना स्पीच के जो कुछ स्पीच के जो जो पार्ट्स यूज कर रहे हैं ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। ये ना डायरेक्ट जो एक कॉन्वर्सेशन जैसे हम कह रहे हैं कि आप ऐसे लिख रहे हो, जैसे ऐसे जो पढ़ रहा है, मान लो जो चेकर है उसके लिए यू करके आप उसको कर रहे हो प्रोनाउंस, या क्योंकि देखो ना ये एक हर एक जो तरीका होता है ना लिखने का, वो एज पर दी प्लेस, एज पर दी सिचुएशन होता है। यहाँ पर क्या है, आप एक बड़े ग्रुप से बात कर रहे हो, आप किसी इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव नहीं ले रहे हो, और यहाँ पर ये ना एक होता है, जैसे अगर आप एक सब्जेक्ट की अथॉरिटी हो, ठीक है, और उस सब्जेक्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तब तो आप एकदम एग्जैक्ट चीजें लिखोगे ना कि मेरा ओपिनियन ऐसा है, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट की अथॉरिटी है, और आपसे वो एक अलग चीज होती है। या जैसे रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर एक अलग चीज है, ठीक है, ऐसे है, यहाँ पर आप एक जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव अपना प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन जनरल से इंग्लिश टीचर वही बात है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये हम कह रहे हैं कि आपको थर्ड पर्सन में हम जनरली जो भी बात है वो लिख रहे होते हैं। ठीक है, और एब्रिविएशंस, कई लोग इनफॉर्मल एब्रिविएशंस यूज कर लेते हैं, कई बार तो समझ ही नहीं आती है, जो हम मोबाइल में नहीं कर देते कुछ कुछ लिखना, तो यहाँ पर वही है कि एब्रिविएशंस मत यूज करो। हाँ, तो यूज करने के पहले उसको एक्सप्लेन करो एक बार ब्रैकेट में, जैसे मैं आपने लिखना, जैसे यूनाइटेड स्टेट एक बार लिख दिया, उसके बाद हाँ आप कर सकते हो ब्रैकेट में फिर कुछ करके, अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है और बड़ा है तो आप उसको यूज कर सकते हो, बट एक बार तो एक्सप्लेन कर देंगे। बट इन जनरल जो हमारे इनफॉर्मल एक्सप्रेशन होते हैं ना, लामो है, कुछ भी आप जैसे TTLY, टॉक टू यू लेटर, ऐसे से जो शब्द हम छोटे यूज कर रहे होते हैं ना, वो ऐसे में एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक होता है ना कि बेसिक रूल्स और फॉर्मेट्स है कुछ जो ऐसे को लिखते हुए ऑब्जर्व किए जाते हैं, और ये ऐसा इंग्लिश में वैसा करते हैं। फिर स्लैंग है, कुछ शब्द किड्स, ऐसे शब्द चिल्ड्रन है ना, आप यूज कर रहे हैं, ऑफिशियल शब्दों को यूज करना है, फॉर्मल शब्दों को यूज करना है। एक्सपेक्ट किया जाता है इनफॉर्मल शब्दों का प्रयोग ना लाया जाए। पार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, डिप्लोमेटिक पार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज है जिसमें आपने आंसर को लिखना है। और जैसे हम कहते हैं कि ये ना कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्शन से आप कर रहे होते हैं किसी भी फॉर्मेट में, जैसे डू नॉट है, कई बार हम क्या करते हैं बड़े शब्दों को छोटा कर देते हैं, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि यूज करो, जैसे डू नॉट, कॉन्ट्रैक्शंस जितनी भी होंगी हम प्रेफर किया जाता है, क्योंकि हम फॉर्मल इंग्लिश की बात करें ना, फॉर्मली चीजों को प्रेजेंट करना है तो कम यूज करें। इसके अलावा जैसे फिगर ऑफ स्पीच हम यूज कर रहे होते हैं, प्रेफर किया जाता है ज्यादा डायरेक्ट रहे, ज्यादा प्रिसाइज रहे ऐसे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पोएटिक डिवाइसेस है, ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं की जाती। तो अगर ये ना ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, है ना, ही शेयर्ड सीधा, जो जनरल यहाँ जो जो नॉर्मल पार्लेंस में यूज किए जा रहे हैं वो चीज यूज की जा सकती है। अदरवाइज जैसे अगर हम कुछ इडियम्स यूज करें तो फिर एक एक्सप्लेनेशन के साथ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस एक टर्म यूज कर दिया और फिर कि एग्जामिनर तुम ही समझो। ठीक है, और आपको ओवर यूज नहीं करना चाहिए, जैसे एक ही शब्द है उसका बार बार आप यूज कर रहे हो, वो चीज भी थोड़ा ना अवॉइड किया जा सकता है।
अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से उस चीज को प्रेजेंट किया जा सकता है, ओवर यूज नहीं करने वर्ब्स, इसमें इज, एम, आर, वाज, वर, बी, जो भी है, कोई भी थीम है, वर्ड्स है ना, बार बार रिपीट नहीं करने। हाँ, क्या चीज रिपीट कर सकते हो, जो मेन टॉपिक के कीवर्ड्स होते हैं वो तो करने ही चाहिए। क्यों, उससे क्या होता है, एग्जामिनर को लगता है कि इस बंदे से मैंने जो पूछा था ये वही आंसर कर रहा। और क्लैरिटी ऑफ थॉट की जब हम बात करते हैं, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट की बात करते हैं, ठीक, जैसे अभी बात हो रही थी ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, क्या मतलब है ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। जब एग्जामिनर खुद कहे कि भाई हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, ओरिजिनलिटी आपके थॉट की और एक्सप्रेशन की, ज्ञान तो वही है, जैसे वो कहते हैं चेपा हुआ, कहीं उठाया हुआ, कहीं से हम कॉपी तो कर ही रहे हैं, तो बेसिक जो फैक्ट्स है वो तो हम कॉपी कर ही रहे हैं। बट ऐसा होता है कि जब एक टॉपिक है, जैसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी क्या है, कि एक वाइल्ड माइंड है विद इन डिसिप्लिन्ड आई, कि वो डिसिप्लिन्ड आई क्या है, हम डिसिप्लिन्ड आई की बात कर रहे हैं कि टॉपिक, जैसे आप समझोगे ना कि जिस चीज, ऐसा नहीं होता एक दूरबीन है वो हमारा टॉपिक है, उस दूरबीन के थ्रू हमने टॉपिक को देखना है अलग अलग एस्पेक्ट से। जैसे एक पहाड़ के ऊपर देखा उस दूरबीन से तो कौन से एरियाज दिख रहे हैं, फिर प्लेन में देखा तो क्या दिख रहा है। उसी तरीके से जब हमारे पास एक टॉपिक आएगा तो डिसिप्लिन्ड आई से उस टॉपिक को पकड़ो और फिर एक वाइल्ड माइंड से अलग अलग थीम्स के साथ उसको कनेक्ट करना। ओरिजिनलिटी कैसे आ रही है, वही कि जब आप उस टॉपिक को उठा रहे हो और किसी थीम के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो कौन सा थीम आप पिक करते हो। ऑब्वियसली देखो ना, हम चॉइस ऑफ वर्ड जो कहते हैं, जो चॉइस है, कोई इंसान, अब जैसे हम बात कर रहे हैं ना, एक पार्क है, पार्क में हम गए, बहुत सारे फूल उगे हुए हैं, फूल तो सारे थे, अब आपको कौन सा पसंद आया, ठीक है ना। और वो जो चीज आपको पसंद आ रही है कहीं ना कहीं उसमें आपका एक सोचने का तरीका मैटर करता है, जो आज तक आप कैसे सोच रहे थे चीजों के बारे में, आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, आपकी आपके बैकग्राउंड कैसा रहा, क्या वो चीजें मैटर करती है। उसी तरीके से जब एक वास्ट हम कह रहे हैं कि ज्ञान है, उसमें से आप कुछ चीजों को स्पेसिफिकली उठा रहे हो और उन पे अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो जो हम बात करते हैं वहां से वो ओरिजिनलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ओरिजिनलिटी आपके सोचने का तरीका, एक्सप्रेशन का तरीका, तो जो आपका चॉइस है थीम का, और चॉइस है आपके वर्ड्स का, ठीक है, उसका बेसिस क्या है, यहां से आपकी ओरिजिनलिटी एक्सप्रेशन में दिखती है। और इस पे काम करना, क्योंकि एक चीज होती है ना कि ठीक है आप उसको आप कुछ भी कनेक्ट तो कर पाओ, बट वही होता है एट द एंड ऑफ द डे, क्या वो रेलेवेंट है टू द टॉपिक। अगर ये चीज नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आप भावनाओं में बह जाते हो और टॉपिक पे याद नहीं रखते। तो रेलेवेंस भी जरूरी है, कनेक्टिविटी भी जरूरी है, ठीक है, ये टॉपिक से आप कनेक्ट कर रहे हो। ये जो हम बात करते हैं ना, ये जो सस्टेन्ड पीस ऑफ राइटिंग लिखना है, ठीक है, उसके लिए ये चीजें हमारी इंपॉर्टेंट रहेंगी, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट, और इस पे हमको जज किया जा रहा है एग्जाम के अंदर। थोड़ी कॉन्ट्रोडिक्टरी टर्म्स फील हो रही हैं, जैसे ना आप कह रहे हैं कि एसेज और रिफ्लेक्टिव होने हैं। देखो आर्ग्यूमेंट कि आप पर्सनलाइज नहीं करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पर्सनलाइज मत करो, सिंपल हम क्या बोल रहे हैं, ग्रामर है ना, ग्रामर का स्पीच है, तो फर्स्ट पर्सन नहीं थर्ड पर्सन में यूज करो एज पर द आईएमएफ रिपोर्ट, है ना। फिर क्या है कि हाँ पॉवर्टी है, ये वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, पॉवर्टी है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और कैसे इंडिया के अंदर इंक्रीज करे, कितना परसेंट हो इंक्रीज हो चुकी है, डिक्रीज हो रही तो कितना डिक्रीज हो रही है, ठीक है, विच हेल्प्स अस इन कंक्लूडिंग, ये है ना, which helps us in concluding that yes, the poverty of India is decreasing या increasing and the measures which has been taken by the government of India are moving in the right direction। लिख दिया, तो वो ग्रामर वाला पर्सपेक्टिव है। अब उसको ऐसे मत सोच करके ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट नहीं लिखना है, ओरिजिनलिटी थॉट लिखना है सिंपल ग्रामर वाला, जो मैं उसमें शब्द भी हम क्या यूज कर रहे थे कि रूल्स, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं एरियाज ऑफ टेस्टिंग, तो एरिया ऑफ टेस्टिंग में या इवैल्यूएशन किन किन चीजों पे हो रहा है, इवैल्यूएशन हो रहा है कि ऑब्जर्विंग द एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड फॉर्मेट्स फॉर एसे राइटिंग,
तो जो फॉर्मेट है ऐसे राइटिंग फॉर्मेट में हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, उसमें शिफ्ट होनी चाहिए। दूसरी क्या बात हो रही है कि एस्टैब्लिश्ड रूल्स आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो उसमें एस्टैब्लिश्ड रूल्स वाली बात है कि ग्रामर के जो रूल है वो फॉलो करने हैं। स्पीच है, स्पीच के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनको कैसे यूज करना है, बस ये है। और देखो ये सारी जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, या ऐसे इंट्रोड्यूस क्यों हुआ आपके पेपर में, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये सब कहाँ से आता है, ये हमारे सतीश चंद्र कमेटी की है ना, सतीश चंद्र कमेटी, इन्होंने कुछ बातें करी थी ना। सतीश चंद्र कमेटी क्या कहती है कि जो हायर सिविल सर्विसेज है, ठीक है, इनको कुछ स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए जो एसए के अंदर होते हैं। क्या स्किल्स चाहिए, है ना। तो पहला, टू प्रिपेयर अ प्रॉपर रिपोर्ट। सिविल सर्वेंट्स करते क्या है, कुछ भी जो उन्होंने समझा जाना उसको एक कागज में प्रेजेंट किया, ताकि जो उनका सीनियर है उसके बेसिस पर एक डिसीजन ले सके, लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन देते हैं। इकोनॉमिक सर्वे क्या है, ठीक है ना, इकोनॉमिक सर्वे एक कागज है जिसमें रिपोर्ट दी हुई है। बजट क्या है, हम क्या करेंगे इस बात की एक रिपोर्ट है, ठीक है ना। तो जो हमारे लोग हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनका क्या काम है, कल को जब आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप जैसे रिपोर्ट बनाओ या एनी स्पेसिफाइड असाइनमेंट इन्वॉल्विंग, देखो क्या क्या चीजें चाहिए जब ये ऐसी रिपोर्ट्स लिखनी होती है आपको। इंटीग्रेटेड थिंकिंग, ये सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में नहीं सोचना है ना, जितने भी अलग अलग टॉपिक्स है, जितने भी अलग अलग थीम्स है, उन सबको इकट्ठा करके एक जगह पर लिखना। तो इंटीग्रेटेड थिंकिंग एक्सपेक्ट की जा रही है। और दूसरा, आपके लिंग्विस्टिक स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अगर कोई, जैसे हम बात कर रहे थे कि ग्रामर, जो ग्रामर के रूल्स है अगर आप वही नहीं फॉलो करोगे, दिक्कत क्या होती है। तो ग्रामर बनाया क्यों गया है, हमको तंग करने के लिए। कम्युनिकेशन सही हो, जो मैं कहना चाह रहा हूं वही दूसरे को कम्युनिकेट हो पाए। वॉज, कि भाई पास्ट में हो रहा था, विल, है ना, कुछ फ्यूचर में होएगा, तो वो ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर शब्द ऐसे रखे गए हैं कि वो एक साथ यूज इस तरीके से किए जाए कि इंडिविजुअल को समझ आ जाए कि पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। कुछ शब्द होते हैं, ठीक है ना, एक ही जैसे शब्द है, फिर इतने सारे शब्द बनाए तो एक से ही काम क्यों नहीं चला रहे। इस चीज को समझो, जैसे हम कहते हैं ना कि जब डिक्शनरी है, तो एक डिक्शनरी का थिजॉरस होता है, थिजॉरस में क्या होता है, उसी शब्द के सिनोनिम और एंटोनिम दिए होते हैं। इस सेम क्या है, उल्टा क्या है। तो जब सिनोनिम शब्द दिए जा रहे हैं, उनकी जरूरत क्या है, एक ही शब्द से नहीं काम चल सकता, कॉन्टेक्स्ट मैटर, ठीक है। देखो हर शब्द का एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, इसीलिए तो इतने सारे शब्द हैं। अदरवाइज तो एक ही रहना था ना, जहां पर एक ही शब्द से सारे कॉन्टेक्स्ट में उसको मेजर किया जा सकता है, वहां एक ही शब्द होता है, वहां ज्यादा नहीं होते। हम क्या चाह रहे हैं कि जो बात हम कहना चाह रहे हैं वही बात दूसरे को एग्जैक्ट पता लगे, ठीक है ना। इसलिए आपका ये यूज की जाती है इंग्लिश, इसके लिए हमारा ग्रामर चाहिए, इसके लिए हमारे लिए वोकैब चाहिए। और यहाँ क्या हम चाह रहे हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी जो सोच है वो थोड़ा सा इंटीग्रेटेड हो, ठीक है, सारी चीजों को एक जगह पर वो कंपाइल कर पाए और अपने लिंग्विस्टिक स्किल से वो एक्सप्रेस कर पाए, है ना। क्या कहते हैं सतीश चंद्र जी, दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर पॉलिसी पेपर। कल को जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्या आप पॉलिसी पेपर बनाओगे, इकोनॉमिक, ये टूरिज्म पॉलिसी है, पढ़ रहे होते हैं पेपर में, है ना, इसके विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करेंगे, ये सारी चीजें हम क्या है पॉलिसी पेपर्स के अंदर लिखी हुई है। और बना कौन रहे हैं, सिविल सर्वेंट्स। वहां पर नोट्स, ठीक है, जो नोट्स बनाएंगे, ड्राफ्ट करेंगे, मेमोरेंडम को कर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर इनको मेमोरेंडम्स ड्राफ्ट करने होते हैं। मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम में क्या करते हैं कि जैसे एक डॉक्यूमेंट बना दिया जिसमें रूल्स रेगुलेशन ली गई है, लिखी गई है, जिनको फॉलो किया जा सकता है। जैसे कुछ भी हम करना चाह रहे हैं तो हम क्या क्या रूल्स फॉलो करेंगे, वो मेमोरेंडम के अंदर लिखी है। तो वही कही जा रही है कि जब एक मेमोरेंडम है, अलग अलग टॉपिक्स पे इसको बनाया जा सकता है, ड्राफ्ट किया जा सकता है। ये किसका काम है, सिविल सर्वेंट्स का। ये चीज जरूरी है। तो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था, इट इज ट्रू दैट स्किल्स इन दीज एरियाज कैन बी इम्पार्टेड एट ट्रेनिंग। ऐसा हो सकता है हिप्पा में जब आप जाओगे
तो उस टाइम पर आपको ये स्किल्स दिए जा सकते हैं एंड कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड विद एक्सपीरियंस। समय के साथ आ सकता है जब आप ट्रेनिंग करोगे, ठीक है, विद एक्सपीरियंस जब आप जॉब कर रहे हो तब भी आप ये चीजें सीख सकते हो। लेकिन सतीश चंद्र कमेटी क्या कहती है, these useful skills are mostly acquired during their academic career। ज्यादातर आपको ये बातें कब समझ आती है या कब सीखते हैं, जब आप पढ़ रहे होते हो। आंसर राइटिंग की जो आर्ट है, ठीक है, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद इम्बाइब करना, है ना। और दूसरा क्या है कि ओवर द पीरियड, देखो बचपन से आपको सिखा क्या रहे हैं, तो बोलने की बात होती है ना, जैसे हम लोग यहाँ थीम करा रहे हैं आर्ट ऑफ एसे राइटिंग, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, भाई बचपन से कर रहे हो तुम। ऐसा और कुछ नई बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं तो बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप कर रहे हो करना तो वही है। बस ये देख लो कि वो जो चेक करने वाला है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ताकि आप उस हिसाब से एक बेटर पीस ऑफ आर्ग्यूमेंट दे सको, एक बेटर पीस ऑफ इसमें एक्सप्रेशन ला सको। और वो क्वेश्चन क्या है, ये सारी बातें हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि बाद में इसकी जरूरत है। ऐसे हम तो ऐसे, अभी तो ये बात किस तरीके से हो रही है, यार एक ऐसे लिखते हैं ताकि हमारा नंबर थोड़े ज्यादा आ जाए, अभी तो सिंपली नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं ना हम लोग। बट यहां मैं क्या बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नंबर की लड़ाई हम तो लड़ रहे हैं, बट जिसने लड़ाई बनाई उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये ऐसे इन एक्चुअल लाया क्यों गया, क्योंकि अगर आपको वो चीज समझ आ जाए तो फिर ऐसा होता है ना कि आप एक बेटर वे में उसको यूज कर सकते हो। ये भी कर क्यों रहे हो, तो यहाँ अगर आप इस चीज को समझो कि एकेडमिक, ऐसा पाया गया है कि एकेडमिक कॉलेजेस है जैसे यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पर ये आपको पहले से ही ये स्किल्स दिए जाते हैं। होता है बचपन में ऐसे लिखे हैं, इंग्लिश में ऐसे का भी होता था पेपर, तो वही यहाँ भी बात हो रही है। तो जो ऐसे पेपर है ये किस लिए हो रहा है, ये 1993 से, है ना, पहले सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग होती थी। अब क्या बात हो रही है कि यहाँ पर किस चीज के लिए लाया गया, ताकि कैंडिडेट की लिंग्विस्टिक्स के, ये सबसे पहले तो यही है ना, देखो भाई क्या आपको शब्दावली का ज्ञान भी है, ठीक है, फिर क्या उसको आप ग्रामर के साथ शब्दों में जोड़ सकते हो, फिर बिसाइड कैपेसिटी फॉर कॉम्प्रिहेंशन, समझ आ रहा है ना। पहली बात होती है कि आप कुछ पढ़ो उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाओ, फिर दूसरा उसको अपने शब्दों में लिख पाओ। तो क्या, क्यों ये सी सैट का पेपर लाया गया, सी सैट क्यों लाया गया, अंग्रेजी हिंदी तंग करने के लिए, ये कुछ नहीं बाहर करने के लिए। बेसिकली क्या है, जब सिविल सर्वेंट सेलेक्ट हो रहे थे ये चीज पाई जा रही है कि रटने वाले बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो चीजों को रट तो अच्छा सकते हैं, याद तो अच्छा कर सकते हैं, बट इशू क्या हो रहा है, कॉम्प्रिहेंशन इशू आ रहा है। मतलब एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट पढ़ने को दे दिया कि भाई साहब इस किताब को पढ़ो और अब बताओ करना क्या है, ठीक है। ये पहले आपकी रिपोर्ट थी, तो जो इंडिविजुअल है सिविल सर्वेंट्स है, ये चीज पाई जा रही है कि एक पाई चार्ट अगर बना दिया कहीं इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है, क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे देखा है, इतने सारे पाई चार्ट्स होते हैं, इतने सारे बार ग्राफ्स होते हैं, क्यों है वो, ताकि जो डाटा है उसको बेटर एक्सप्रेस किया जा सके, ओवर द इयर्स चीजें कैसे चेंज हो रही है उसको इजीली समझा जा सके, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंडिविजुअल से कि वो कॉम्प्रिहेंड कर सके। इंग्लिश भी जरूरी है, देखो आप ये नहीं बोल सकते ना कि ओवर, जब एक सिविल सर्वेंट कहीं जा रहा है, अगर हमारे देश में ओवरऑल इंग्लिश यूज हो रही है तो हाँ एक बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश आनी चाहिए, एक बेसिक लेवल ऑफ मैथ और लॉजिकल रीजनिंग इंडिविजुअल की होनी चाहिए, ताकि उसको बेसिक अगर पाई चार्ट ग्राफ्स बना आ रहे हैं तो
क्योंकि देखो ना, ऐसा थोड़ी है कि आप ज्यादा पढ़ते हो इसलिए आपको जॉब देनी है। सरकार जॉब इसलिए दे रही है कि सरकार के पास एक काम है, उसको एक ऐसा बंदा चाहिए जो वो काम कर सके। बाद में बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि डॉक्टर इंजीनियर ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो अच्छे से काम कर सके। अगर ज्यादा वो डॉक्टर इंजीनियर में है तो दे डोंट माइंड, ठीक है ना, उनको बस बंदा चाहिए जो अच्छे से काम कर सके। आपको वो जॉब चाहिए, आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा, बस ये कॉन्सेप्ट। तो वहां ये बात हो रही है कि जब आप कॉम्प्रिहेंशन कर पा रहे हैं इंडिविजुअल की नहीं, एक बड़ा जो कॉन्टेक्स्ट सब्जेक्ट है उसको समझ पा रहा है, और फिर उसके बाद एबिलिटी फॉर क्रिटिकल एनालिसिस। क्योंकि हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, एक आर्ग्यू, वेल आर्ग्यूड पीस ऑफ राइटिंग। तो क्या आप क्रिटिकली चीजों पे सोच सकते हो, या वही है जो पढ़ा है वही लिखते हो? क्योंकि देखो ना आजकल क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, एक क्या होता है जब एस्से में जब हम आंसर, इवन जिसे हम आंसर्स डिस्कस कर रहे होते हैं, हम क्या चीज देखते हैं, वहां पर इसका इम्पैक्ट क्या है। जैसे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है। जब हम इम्पैक्ट वाले उस पर आने लग जाए, वो क्या चीजें हैं, आप एनालाइज करो, क्रिटिकली सोचो, यह ऐसा कहा जा रहा है कि सोल्यूशन क्या हो सकते हैं इसके। तो वो सब चीजें क्या है कि एग्जिस्टिंग डाटा को पढ़ के समझ के कुछ सॉल्यूशंस दो जिनको ट्राई किया जा सकता है, और उसके बाद फिर हम दोबारा से देखेंगे वो ट्राई करके चीजें अप्लाई हो सकती है, वो ठीक है, उसको एक फिर पॉलिसी बना देंगे, नहीं तो रहने देंगे। तो वही एक क्रिटिकल एनालिसिस कर पा रहे हो कि नहीं, एंड कैपेसिटी फॉर इंटीग्रेटेड थिंकिंग, सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ आप ला पा रहे हो कि नहीं, एसिमुलेशन ऑफ आइडिया, ठीक है, अलग अलग जगहों से आइडिया उठाए एक जगह पर कंपाइल करें। नहीं तो क्या होता है इन जनरल, अगर आप देखोगे ना, कोई इंसान इकोनॉमिक्स पढ़ा है, बचपन से इकोनॉमिक्स, वही ना होता कि प्लस वन प्लस टू में पढ़ी, फिर उसके ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद मास्टर्स में भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं तो उसकी सोच इकोनॉमिक्स वाली ही हो रही है। कोई सोशियोलॉजी पढ़ रहा है ना, वो सोशियोलॉजी के हिसाब से ही सोच रहा है, ऐसे जैसे बाकी चीजें है ही नहीं। हम यहाँ पर देखो ना, हम सारे सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, हम सारी चीजों को इंटीग्रेटेडली देखें। हिस्ट्री में जो हुआ था उसका इम्पैक्ट आज भी हमारे ऊपर आ रहा है, ठीक है। फिर पॉलिटी, लॉ है, लॉ का भी इम्पैक्ट होता है रोजमर्रा में। अब जैसे एक सिंपल सी चीज ले लो, चीजों का प्राइस, ठीक है, खाना कितने रुपए का पड़ेगा, इस पे क्या क्या चीजें डिपेंड कर रही है। क्या यूक्रेन की वॉर का इम्पैक्ट इस खाने पे आ रहा है? यूक्रेन की वॉर की वजह से तेल का प्राइस बढ़ गया, अब तेल का प्राइस बढ़ गया, ट्रैवलिंग का प्राइस बढ़ जाएगा, है ना, तो सामान जब आपके हाथ में आ रहा है तो बढ़ेगी। किसी एरिया में कोई चीज नहीं उग रही है तो ऑब्वियसली वहां से वो चीज नहीं आ रही है, ठीक है। तो यस, इकोनॉमिक्स में, और वही देखो ना, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स आपके एक्ट कर रहे हैं इस पे, हमारे खाने की प्लेट पे, लोगों की फूड हैबिट, अब आप क्या सोच रहे हो। तो मान लीजिए अगर लोगों के बीच में अवेयरनेस हम फैला रहे हैं कि खाना अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, लोग अगर हेल्दी खाना खाने लग जाते हैं, तो यस, तो आप समझ रहे हो कैसे आप क्रिटिकली एनालिसिस कर पा रहे हो और अलग अलग आइडियाज को असिमुलेट कर रहे हो। और ये सारी चीजें बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, जो आपके दिमाग में चीजें चलती है, क्या ये जो आप सोच रहे हो, तो क्या आपके पास ये सारा ज्ञान है, क्या आप इसको क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हो कि नहीं। ये साफ साफ शब्दों में जो आपके दिमाग में चल रहा है दूसरे इंसान को समझाना है, एक एक्सप्रेशन से उसको एक्सप्लेन करना है कि हाँ कैसे कैसे, मतलब बेसिकली आइडिया, और विदाउट, ऐसे कहते हैं विदाउट डिस्टॉर्शन, जो आप कहना चाह रहे हो दूसरे को वही समझ आए। क्योंकि क्या आप वहां पर खुद होंगे, पंचायत में कुछ डिस्कस हुआ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहां पर कुछ डिस्कस हो रहा है, फिर वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर उसके बाद तो स्टेट लेवल पे जाएगा, है ना, नीति आयोग के जो लोग होंगे उनको, फिर वहां स्टेट से वो सेंटर में जाएगा, फिर सेंटर में वो डिस्कस होगा, फिर उसके बाद कैबिनेट के पास जाएगा। तो जब ये सारी चीजें नीचे से ऊपर जा रही है, क्या वो बंदा जिसने पहली बार आइडिया दिया होगा, क्या वो वहां खड़ा होगा कैबिनेट मीटिंग में? नहीं। क्या जा रहा है, कागज, ठीक है। तो वही है, अगर उस कागज पे क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, दैट विल बी ओपन फॉर बायस्ड इंटरप्रिटेशन, एक बायस सोच के साथ उसको इंटरप्रेट किया जाता है। इसीलिए ये एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे, जो बोल रहे हो एग्जैक्ट शब्दों में बोलो, एग्जैक्ट लिखो, ठीक है। और ये सब क्यों किया जा रहा है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू बिकम अ सिविल सर्वेंट, वही जो सतीश चंद्र कमेटी है क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं इनके रिपोर्ट्स बेटर हो, नोट्स बेटर हो, मेमोरेंडा बेटर हो, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स को इजीली यूज किया जाए और एक कोहेरेंट पीस हो। इसीलिए
उन्होंने क्या कहा कि ये जो लोग पहले सिलेक्ट होना चाहते हैं इन लोगों से ऐसे पूछो, ठीक है, और उसके बेसिस पर फिर हम कंसिडर करेंगे लेना है कि नहीं इनको, इसलिए ऐसे जरूरी है।